चलो भाई, और बताओ क्या हाल चाल बा? सब मस्त? सब लोग ठीक ठाक हो? पढ़ाई लिखाई चालू रखो एकदम मेहनत से। कड़ी मेहनत करो भैया, कड़ी मेहनत करो। माँ बाप का पैसा मत बर्बाद करो। समझ में आया कि नहीं? बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं घर वाले और बहुत ही उम्मीद से तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं। तुमको भेजते हैं, जाओ बेटा वहां पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, तुम्हारी डिग्रियां पूरी करवाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं आपके पेरेंट्स आपके लिए। तो उनकी मेहनत का पैसा पानी में बर्बाद नहीं होना चाहिए, पानी की तरह बर्बाद नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप मम्मी पापा बनोगे उस दिन आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि आपके मम्मी पापा किस तरीके से क्या क्या करके, क्या क्या जतन करके तुमको पढ़ा रहे थे। तो इसलिए बोलता हूं भाई, मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ईमानदारी, जो भी काम करो ईमानदारी से करो। ओके, ऑनेस्टी बहुत ही जरूरी है। तो भाई आगे चलते हैं, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हुए हम लोगों ने परमिटिविटी के बारे में पढ़ा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, किसी मीडियम की परमिटिविटी क्या है, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। और इसी सीरीज में आज का वीडियो आपको मिलने जा रहा है और जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे हो? कोई बताए क्या पढ़ेंगे? तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। समझो हो? क्या पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जिसका जो मन करे वो हेडिंग लिखो, फील आना चाहिए बस। बात समझ में आई ना? फील लेकर आओ, पढ़ाई में फील लेकर आओ, मजा आ जाएगा। तो क्या लिखना है आप लोगों को? हेडिंग लिख लो, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लिख लिया? भाई साहब आवाज आ रही है न? तो पहले आवाज ये ना आ रहा है? ठीक है, मस्त आवाज आ रही है ना? ओके, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो भाई देखो, हाँ तो यार कूलाम ने क्या बताया तुमको? तुम्हारे कान में कल कूलाम बताकर गए थे कि अगर 2 पॉइंट चार्ज, एक तो Q1 और दूसर का Q2, अगर वैक्यूम में, कहां पर हूं भाई? मीडियम बताना जरूरी है। किस मीडियम में चार्ज है ये बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अलग अलग मीडियम में चार्ज पर अलग अलग लगता है। तो 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 वैक्यूम में एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, कुछ डिस्टेंस पर है। कितने? R। कितने डिस्टेंस पर है दोनों चार्जेस? R डिस्टेंस पर। ओके, तो कूलाम भाई साहब कह रहे थे कि हमारे कान में भी बता के गए कल, उन्होंने कहा कि दोनों पॉइंट चार्जेस पर एक फोर्स लगता है। दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहे हैं। अगर ये इसको ढकेल रहा तो ये भी इसको ढकेलेगा, ये इसको खींच रहा तो ये भी इसको खींचेगा। जहां पर हमने क्या कहा कि ये अट्रैक्शन और रिपल्शन है, और क्या इसको कहा कि ये अट्रैक्शन है और ये रिपल्शन है। मान लो यार दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। किस तरफ फोर्स लगाते हैं? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, चाहे दोनों चार्जेस के अवे, चाहे दोनों चार्जेस की ओर। ओके, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है भैया तो फिर फोर्स तो इधर ही लगना है कि नहीं यार? पॉजिटिव में पता नहीं कहीं रिपल्शन होता है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। पहले फोर्स के हम लोग डायरेक्शन की बात कर ले रहे हैं। तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर इधर। चार्ज का नाम Q2। कौन है Q2? ये दिख रही ना रे गोल गोल, ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है इस यही चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। कैसा? दो का दोनों पॉइंट चार्ज है। और कैसा है? स्टैटिक है। कैसा है? स्टैटिक है। पॉइंट चार्ज है, स्टैटिक है। दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। कूलाम कह रहे हैं कि ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है F, तो ये वाला भी इस पर कितना फोर्स लगा रहा है? F। वेक्टर फॉर्म में बात करें भाई साहब, तो फोर्स Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा? तो अपन बोलेंगे F2 लगा रहा। कितना लगा रहा है? F2 लगा रहा। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। तो इस फोर्स का नाम क्या है? F21। अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहे तो अपन इसको बोलेंगे वेक्टर F21। बात समझ में आई? कहो
और इसकी वजह से Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। Q1 पे लग रहा है Q2। तो इस फोर्स का नाम क्या है? F12। वेक्टर फॉर्म में लिखो। अगर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो तो बोलोगे कि इस फोर्स का नाम है वेक्टर F12। तो इस पर फोर्स लग रहा है वेक्टर F21 और इस पर फोर्स लग रहा है वेक्टर F12। दोनों फोर्सेस कैसे हैं? अपोजिट है। कैसे हैं? अपोजिट है। साथ साथ कैसे हैं? इक्वल है। साथ साथ इक्वल है, यानी कि दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं। ये तो बात पीछे हम लोगों ने कर ली। यहां पर वेक्टर फॉर्म की बात करने जा रहे हैं। तो मेरे भाई इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर इतना फोर्स लग रहा है, ये बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। किसकी? यूनिट वेक्टर की बात कर ले रहे हैं। तो जो यहां पर इसकी इस तरफ जो यूनिट वेक्टर है, Q1 से Q2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको अपन नाम दे रहे हैं। ऐसे ही नहीं नाम दे सकते, ठीक है? 1 से 2 की ओर यूनिट वेक्टर का नाम क्या है? लो यार, नीचे गिर रहा है सब। 1 से 2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है r कैप 1 2। ओके, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इसका नाम क्या है? r कैप 1 2। और Q2 से Q1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है इसको क्या कह रहे हैं अपन? इसको अपन कह रहे हैं, भैया बहुत अच्छा गाना बजाए, क्या बात है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? r कैप 2 1। ओके, तो इसकी वजह से इस तरफ Q1 से Q2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है r कैप 1 2 और Q2 से Q1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है r कैप 2 1। ओके, तो अगर हम फोर्स की बात करें तो वेक्टर F12, वेक्टर F12, वेक्टर F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। चार्ज Q2 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है? तो फोर्स लग रहा वेक्टर F12, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है, ठीक है? कितना फोर्स लग रहा है? वेक्टर F12। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो बातें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है? तो वेक्टर F12 का डायरेक्शन देख रहे हो क्या है? ये है, ये डायरेक्शन है यार। मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो कूलाम ने कहा मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात कहाँ की? वैक्यूम की, इसलिए एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस की क्वांटिटी Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, क्वांटिटी का प्रोडक्ट, और अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच? r स्क्वायर। ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, साथ साथ डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? तो अपन देखो यार डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ढूंढो, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ढूंढो। तो यूनिट वेक्टर अपने को इस डायरेक्शन में फोर्स F12 इस तरफ है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है? ये लोग दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, r कैप 2 1। आपको इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दिख रहा है, कौन है? r कैप 2 1। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हो गया, ये है क्या? फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और फोर्स का डायरेक्शन क्या है? वेक्टर F12 का डायरेक्शन क्या है? तो आपको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन ही बताता है, ठीक है? उसका अपना मैग्नीट्यूड एक होता है और वो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को अपन कहेंगे r कैप 2 1। क्या कहेंगे? r कैप 2 1। तो ये है वेक्टर F12। इसी तरह से आप Q2 पर भी कितना फोर्स लग रहा, Q1 कितना फोर्स लग रहा आप ये बता सकते हैं। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। चार्ज Q1 की वजह से Q2 पर कितना फोर्स लग रहा? तो भाई देखो उधर कितना फोर्स लग रहा है Q2 पर, नाम है वेक्टर F21। क्या नाम है? वेक्टर F21। और वेक्टर F21 में दो बातें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों चार्जेस पर लगने वाला फोर्स म्यूचुअल होता है
और दोनों चार्जेस पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड एक ही होता है, सिर्फ बदलता क्या है, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है और आपको कहा गया है कि जो डायरेक्शन बताना है वो कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है यार। तो यूनिट वेक्टर किस तरफ, इस तरफ यूनिट वेक्टर ढूंढो कौन है, इस फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इसमें कौन दिख रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो डायरेक्शन है r∩1 है वो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, यानी कि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। इस डायरेक्शन को कौन बता रहा है, r∩1। तो हमें यही डायरेक्शन चाहिए भाई, मैग्नीट्यूड तो हो ही गया है, सिर्फ हमें ये डायरेक्शन बताने वाला कोई चाहिए था। ये डायरेक्शन बताने वाला कौन है, ये डायरेक्शन बताने वाला r∩12 है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल करके क्या हो गया, फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं। समझ में आई बात। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं और अपोजिट है। क्यों, क्योंकि r∩12 और r∩21, अगर हम इनकी बात करें, लो r∩12 और r∩21, भाई मेरे दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, एक, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, ये इधर तो ये इधर, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने से आप कहोगे r∩12 इक्वल्स टू माइनस r∩21। ओके, इस तरह से हम कहेंगे। अब अगर हम कहना चाहें यहां पर इसको लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर F21 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, r∩12 आपने बोला भैया r∩12 को चाहो तो माइनस r∩21 लिख सकते हो। तो हमने r∩12 को की जगह क्या लिखा, माइनस r∩21, और इस माइनस को थोड़ा इधर लेकर आओ, जगह दो भाई r∩12 या r∩21 को, तो ये माइनस इधर आया और हो गया क्या, वेक्टर F21 की वैल्यू आ रही है माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर r∩21। ओके, r∩21। अब ध्यान से देखो, वेक्टर F21 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू r∩21। कहीं दिख रहा है आपको बोर्ड पर, कहीं दिख रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू r∩21। कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, वेक्टर F12। तो माइनस को लेते हुए इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F12। क्या लिख सकते हैं इसको, वेक्टर F12। क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि वेक्टर F21 की वैल्यू कितनी है, माइनस वेक्टर F12 के इक्वल है, यानी वेक्टर F21 इक्वल्स टू माइनस वेक्टर F12। क्या कह सकते हैं यहां से, यू कैन से हियर, आप यहां से कह सकते हो कि ये जो दोनों फोर्स लगे हैं, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है बबुआ, सिर्फ अलग क्या है, डायरेक्शन। क्या अलग है, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहां आप कहेंगे कि जो स्टैटिक चार्ज, दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ओके, वो दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट है, इक्वल और अपोजिट है। ओके, बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों फोर्स कैसे होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं। ठीक है भाई, नोट करो जल्दी से, तो छापा मचाओ जल्दी से। तो चलो भाई, हम लोग आगे पढ़ते हैं, और अगली टॉपिक हम लोग कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के लिए ही पढ़ने जा रहे हैं। और वेक्टर फॉर्म में हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ कैसे लिखेंगे। ओके, तो कूलॉम्स लॉ, आप लोग हेडिंग लिखिए जल्दी से, कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर।
कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर की टर्म में हम लोग देखने जा रहे हैं कूलम्स लॉ को कैसे लिखा जाएगा। तो विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के टर्म में कूलम्स लॉ को कैसे लिखा जाएगा, तो इसके लिए हम लोग को बनाना चाहिए, मान ले रहे हैं कि स्पेस है, स्पेस को हम लोग 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस से कवर मान सकते हैं। 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके, जेड एक्सिस किधर होता है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, आपकी तरफ होगा, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम मानते हैं कि यहाँ स्पेस में कहीं 2 पॉइंट है, ए और बी। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है, मान ले रहे हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ऐसा मान रहे हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि स्पेस में 2 पॉइंट हैं, एक ए है और एक बी है। दोनों पॉइंट्स पर एक एक चार्ज रखा हुआ है। यहां पर चार्ज है प्लस Q1 और यहां पर चार्ज है प्लस Q2। दोनों पॉइंट्स का अपना अपना क्या है भाई, स्पेस में हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पोजीशन होता है, और उस स्पेसिफिक पोजीशन को हम लोग वेक्टर के टर्म में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से पॉइंट ए को ज्वाइन करना है, और ये जो वेक्टर है ये कहता है मैं हूं पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, मेरा नाम है वेक्टर R1। ठीक है, इसी तरह से स्पेस में पॉइंट बी है, जहां पर चार्ज Q2 रख दिया गया है। पॉइंट बी को ओरिजिन से ज्वाइन करो तो जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा वो कहेगा मैं पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हूं और मेरा नाम है वेक्टर R2। इस तरह से स्पेस में 2 पॉइंट ए और बी है, दोनों के पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1 और वेक्टर R2 हमने डिसाइड कर लिए हैं। दोनों चार्जेस को, पॉइंट चार्जेस को हम लोग ज्वाइन करते हैं भाई, एक लाइन से ज्वाइन किया। दोनों चार्जेस के बीच में आपको अच्छे से पता है, अकॉर्डिंग टू कूलाम ने कहा कि दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव है भाई तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, और इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, अवे फ्रॉम द चार्जेस। रिपल्शन फोर्स दोनों पर लग रहे हैं। इस फोर्स का नाम हम लोग दे सकते हैं वेक्टर F21, और इसका नाम क्या देते हैं, वेक्टर F12। यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 2 से 1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते हैं उसको कहते हैं R21, और 1 से 2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, R12। ओके, अब A और B जो दोनों पॉइंट्स हैं ये भी मान ले रहे हैं कि दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कितना है, R, यानी दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, R कैप, इसको क्या कह रहे हैं, R कैप 2 1। दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से मान ले रहे हैं R डिस्टेंस पर है। ठीक है, ओके। तो जो ये R कैप 1 2 है, ये इस डायरेक्शन को, R कैप 2 1 इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का, दोनों पॉइंट्स A और B के बीच का डिस्टेंस है। समझ रहे हो भाई? तो देखो, अब ये बातें आपको समझ में आ गई, शायद समझ में आएंगे। एक बार फिर से हम आप बात करते हैं। स्पेस में 2 पॉइंट है A और B, यहाँ A है और यहाँ पर B है। A और B दोनों पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है। A पर चार्ज है प्लस Q1 और B पर चार्ज है प्लस Q2। A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है। चार्ज Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाता है, चार्ज Q2 उतना ही फोर्स चार्ज Q1 पर लगाता है। पीछे हम ये बातें देख चुके हैं। फोर्स को हम लोग नॉमिनेट कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, B पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग नाम दिए वेक्टर F21, और A पर जो फोर्स लग रहा है या Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोगों ने नाम दिया है वेक्टर F12। 1 से 2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो R कैप 1 2, और 2 से 1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो है R कैप
2 1, जहां वेक्टर R1 और वेक्टर R2 कौन है? ए और बी के, पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर है, राइट? यस। तो आगे की बात हम लोग अब करने चल रहे हैं। ये इसको थोड़ा छोटा कर दे यार, इतना बड़ा खींचा हुआ, कोई बड़ी ज़रूरत नहीं इसकी। तो चार्ज Q1 पर जो फोर्स लग रहा है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। फोर्स ऑन चार्ज Q1 वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1, चार्ज Q1 पर जो फोर्स लगा उसका वेक्टर फॉर्म क्या है? तो उसका वेक्टर फॉर्म है, चार्ज Q1 पर जो फोर्स लग रहा है अपन ने उसको नाम दे रखा है वेक्टर F12, और फोर्स में दो बातें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन की बात करें तो भाई इस तरफ जो यूनिट वेक्टर है वही क्या है? फोर्स का डायरेक्शन है, और इस तरफ यूनिट वेक्टर आपको इधर दिख रहा है, ये है r⁻21। तो यहां पर आपने यूनिट वेक्टर लिख दिया r⁻21। ओके, तो ये फोर्स लग रहा है। अब इसमें थोड़ी सी जादूगरी करेंगे, और ये जादूगरी करते ही ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, यही फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर के टर्म में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो जादूगरी ये करना है, वेक्टर F12 इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो जादूगरी क्या किया, यहाँ पे r को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया r⁻21, और यहाँ पर भी r को क्या करना पड़ेगा भाई? बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी r को मल्टीप्लाई किया। ओके, आपको दिख रहा है ना कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई किए हो? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपने स्मॉल r को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये टर्म लिख सकते हैं, वेक्टर F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये तो हो गया r³, और ये क्या है? r⁻21। अब यहीं पे इसको छोड़ते हैं और चलते हैं अब इस, यहाँ पर इसका नाम क्या है? ओरिजिन का नाम O है। ये एक ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल का नाम क्या है? OAB। इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, OA, AB और OB। इस वेक्टर को कह रहे हैं वेक्टर R1, इस वेक्टर को कह रहे हैं वेक्टर R2, और इस वेक्टर का नाम वेक्टर AB है। अगर हम इस वेक्टर का नाम दें तो इसको नाम क्या देंगे? वेक्टर BA। ओके, ये वेक्टर OA है, इस तरफ वेक्टर को क्या कहेंगे? वेक्टर AO। ये वेक्टर OB है, अगर इस तरफ का वेक्टर लें तो इसका नाम क्या होगा? वेक्टर BO। ये वेक्टर AB है, इस वेक्टर को क्या कहेंगे? वेक्टर BA। ये AB और ये वेक्टर BA। ये OA, ये वेक्टर AO, ये वेक्टर OB, और ये वेक्टर इस तरफ अगर हो तो वेक्टर BO कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि हमें जो R है इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना है, यानी R को R1 और R2 के टर्म में, यानी पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हमें R को फाइंड करना है। ठीक है, और फाइंड करके हम यहाँ पे R की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो चलते हैं देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग भाई? ट्रायंगल मेथड यूज करेंगे दो वेक्टर्स को ऐड करने का। ओके, बाय एडिशन ऑफ ट्रायंगल मेथड से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वेक्टर को ऐड करने का ट्रायंगल मेथड यूज करते हैं, बाय एडिशन ऑफ ट्रायंगल मेथड। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, देखो हमने यहाँ पर वेक्टर F12 की बात की है, तो हमें इस तरफ का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो हम इसको ऐसे ऐड करेंगे। देखो अगर हम ऐसे ऐड करें वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB तो आप कहोगे ये होगा वेक्टर OB, और अगर हम ऐसे ऐड करें वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA तो ये हो जाएगा वेक्टर OA। बात समझ रहे हो? तो हमें ज़रूरत किसकी? हम अपने ज़रूरत के हिसाब से वेक्टर OA AB ऐड करेंगे, वेक्टर OB BA ऐड करें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से हम क्या करेंगे? वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ट्रायंगल मेथड यूज़ करेंगे। तो ज़रूरत हमें क्या है ये देख लो, वेक्टर F12 चाहिए, यानी कि वेक्टर F12 चाहिए तो हमें वेक्टर BA चाहिए। और वेक्टर BA कब हमें वेक्टर BA कैसे मिलेगा? जब हम वेक्टर OB को वेक्टर BA में ऐड करेंगे तो हमें वेक्टर BA वहाँ पे मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA
वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए, तो ट्रायंगल मेथड क्या कहता है वेक्टर स्क्वायर करने के लिए, ये दोनों वेक्टर का सम क्या होगा, इस वेक्टर के बराबर होगा। तो वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ओ ए, क्या होगा, वेक्टर ओ ए। ओके, वेक्टर ओ बी को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आपने क्या लिखा है, वेक्टर R2 लिखा है। वेक्टर बी ए, ध्यान से देखो, वेक्टर बी ए क्या है, वेक्टर बी ए, भाई हर वेक्टर में दो बातें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड कितना है, R, बी ए की लंबाई ही क्या है, बी ए का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर बी ए की लंबाई कितनी है, स्मॉल r है, तो वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल r, और डायरेक्शन क्या है, वेक्टर बी ए का डायरेक्शन ये वाला देखो, ये यूनिट वेक्टर r∩21 क्या है, r∩21 वेक्टर बी ए का डायरेक्शन इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ ए को हम लोग कह रहे हैं वेक्टर R1, ये वेक्टर, ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको r∩21 इक्वल्स टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। याद रखिए आपने क्या लिखा है, फिर दोनों तरफ आप मॉड करिए बाई मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का हमें मॉडुलस कर लेना चाहिए। तो r∩21 मॉडुलस ऑफ r∩21 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ओके, आप यहां देखो, इसी का हमने क्या किया, दोनों साइड का मॉड कर दिया, और मॉड करने के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है r∩21, इसका मॉड कितना होगा, r होगा। क्यों हो रहा है आपको समझना चाहिए कि इसका मॉड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, r है, क्योंकि r∩21 का मैग्नीट्यूड तो 1 है, यूनिट वेक्टर है ये, हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 बचाइए r खुद एक मैग्नीट्यूड है नहीं, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, r ही हो रहा है। और आप इसको r को लिख सकते हैं यूनिट पोजीशन वेक्टर के टर्म में, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो जो r है इसे हमने स्मॉल r है, ये जो डिस्टेंस है इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसे हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख दिया है, और इस r को और इस r∩21 को हम इसमें पुट करेंगे, राइट। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसको देखो आप ध्यान से। तो आपने लिखा है फोर्स ऑन चार्ज Q1 दैट इज वेक्टर F12 इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज Q1, ओके, फोर्स ऑन चार्ज Q1 दैट इज वेक्टर F12, और इसको हम लिख रहे हैं क्या, पीछे हमने नोट किया है कि इसकी जो वैल्यू है वो है 1/4πε0 Q2 अपॉन r³, और r की वैल्यू कितनी है दोस्त, यहाँ देखो, r की वैल्यू है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, लेकिन इसका तो क्यूब है तो क्यूब कर दो, और फिर कौन है r∩21 की वैल्यू देखो यहाँ है, r∩21 की वैल्यू क्या है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ओके, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में चार्ज Q1 पर लगने वाले फोर्स का वेक्टर है। ओके, वेक्टर है ये, किसका वेक्टर है ये, चार्ज Q1 पर लगने वाले फोर्स का वेक्टर है। कौन लगा रहा है, चार्ज Q2 लगा रहा है। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, चार्ज Q2 पर फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है वेक्टर F21, और वेक्टर F21 की वैल्यू कितनी है, यहीं से हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 Q1 अपॉन, क्या करेंगे भाई, यहाँ R1 माइनस R2 की जगह क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड वही रहता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड वही है। तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो गया, यहाँ भी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा। आप लोग बेहतर समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, फोर्स वेक्टर है, चार्ज Q2 पर लगने वाला फोर्स वेक्टर, लेकिन किसके टर्म में है, पोजीशन वेक्टर R1 R2, यहाँ पर क्या है, पॉइंट A और B, चार्ज Q1 और Q2 के पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम लोगों ने वेक्टर F12 और वेक्टर F21 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग देखिए वीडियो को, आप लोग 1-2 बार देखेंगे तो आपको आराम से पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। स्टार्ट करें,
तो आप लोग समझ पाए कि पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में किस तरीके से हम लोग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिख सकते हैं। और अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगली टॉपिक आप लोग नोट करिए। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमें देखना है कि मान लो यहाँ पर एक चार्ज है Q1, बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज यहाँ है Q2 है, मान लो ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, एक चार्ज यहाँ पर है प्लस Q3 है, यहाँ पर कोई चार्ज है माइनस Q4 है। इस तरीके से इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। और भी चार्जेस आप ले सकते हो। लेट यहाँ पे एक चार्ज है Q5, ऐसे माइनस Q5 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बताओ इन सभी चार्जेस की वजह से चार्ज Q1 पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना है या वो किस डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे हम लोग, चार्ज Q1 को Q2 पर लगाएंगे, मिलाएंगे। बताओ चार्ज Q1 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। चार्ज Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है, ऑब्वियसली लगा रहा है। Q3 भी लगा रहा है, Q4 भी लगा रहा है, माइनस Q4 भी लगा रहा है और माइनस Q5 भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये सभी चार्जेस जो Q1 के आसपास हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, चार्ज Q1 पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है सभी के बीच का, आप ऐसे कहो कि या ये इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा वो आपको पता होगा कि ये पॉजिटिव, तो फोर्स यहाँ पर लाइन ज्वाइनिंग, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग दूर की तरफ लगेगा। आप इसको नाम दे सकते हैं वेक्टर F1 2। फोर्स कौन लगाया, 2 ने। किस पर लगाया, 1 पर। तो इस फोर्स का नाम है वेक्टर F1 2। ओके, वेक्टर F1 2। इसी तरह से प्लस Q3 चार्ज भी क्या कर रहा है, प्लस Q1 पर फोर्स लगा रहा है। फोर्स किधर लगाएगा, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, अवे फ्रॉम द चार्ज। और फोर्स को नाम क्या दे सकते हैं आप, 3 ने लगाया 1 पर, तो 1 पर लगा, 3 ने लगाया, इसलिए वेक्टर F1 3 इसका नाम हम रख सकते हैं। और इस तरीके से लगेगा फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज। माइनस Q4 Q1 पर चार्ज लगाएगा। अब इन दोनों में क्या है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर अट्रैक्ट करेंगे तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। और फोर्स को हम लोग नाम दे सकते हैं, क्या नाम देंगे यहाँ पर फोर्स का हम लोग नाम यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर F। फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पर। कौन लगा रहा है, 4, तो वेक्टर F1 4, राइट। माइनस Q5 क्या कर सकता है, क्या करेगा, चार्ज Q1 पर फोर्स लगाएगा। अब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो सेम वे में हम कहेंगे कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और फोर्स का नाम होगा वेक्टर F1 5। अब बातें समझ गए हैं कि चार्ज Q1 पर जो है उसके आसपास जो भी चार्जेस हैं वो इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। तो आप देखोगे कि चार्ज Q1 पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं, ये। इन चारों का जो रिजल्टेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो चार्ज Q1 पर जो नेट फोर्स है वो कितना है। ओके, नेट फोर्स या टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज लेट वेक्टर F। तो ये वेक्टर F की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर F की वैल्यू उस पर जितने फोर्स लग रहे हैं, इंडिविजुअल जितने फोर्स लग रहे हैं, सभी इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगी। जितने अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं सभी अलग अलग फोर्सेस के इंडिविजुअल सम के बराबर होगी। तो अलग अलग फोर्सेस के को हमें क्या करना है, वेक्टर मैनर में ऐड करना है। तो Q2 की वजह से फोर्स लगा वेक्टर F1 2 प्लस सभी फोर्सेस को क्या करना है, वेक्टर मैनर में ऐड करना है। सभी इंडिविजुअल फोर्सेस को वेक्टर मैनर में ऐड करना है। वेक्टर F1 2 प्लस वेक्टर F1 3 प्लस वेक्टर F1 4 प्लस वेक्टर F1 5। आप देख पा रहे हो कि इस चार्ज Q1 पर जो अलग अलग चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं सभी फोर्सेस को ऐड करके हम क्या कर रहे हैं, चार्ज Q1 पर लगने वाले नेट फोर्स को फाइंड कर रहे हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, राइट। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम लोग स्टेट कर सकते हैं, कैसे आप लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, अब यहां पे गिवन चार्ज का काम कौन कर रहा है? Q1 कर रहा है। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज, जो गिवन चार्ज है उस पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना होता है? इज द वेक्टर सम ऑफ individual forces exerted on given charge by another चार्जेस। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? इसी स्टेटमेंट को हम लोग कह सकते हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, मतलब किसी इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास जो भी चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो उस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो क्या है? अलग अलग चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है उन सभी फोर्सेस की वेक्टर सम के बराबर होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। समझ में आई बात? तो ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। क्लियर? नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई अब चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए, और आगे की टॉपिक है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आप लोग हेडिंग नोट करो, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दिख रहा है भाई ग्रीन से? नहीं दिख रहा क्या? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो किसी बॉडी में जो चार्ज का अमाउंट है, आपने पढ़ा कि चार्ज की क्वांटिटी जो है वो कंजर्व होती है। ओके, चार्ज की क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज कंजर्व्ड इन एनी बॉडी। और अगली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी चार्ज के बारे में कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो प्लस माइनस एनी के फॉर्म में होता है। तो अगर एक बड़ी कोई बॉडी हो, ये जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज की वैल्यू E या E का मल्टीपल इंटीग्रल होगा, ऐसा सिर्फ छोटी बॉडीज़ के लिए ही सही है। बड़ी बॉडीज़ में हम बड़ी चार्ज बॉडी में इसे हम इग्नोर करते हैं, जहाँ पर चार्ज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। ओके, वहाँ पर हम इस बात को इग्नोर करते हैं। और अगर कोई एक बॉडी है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब कहते हैं? जब उसमें चार्ज सेम एरिया में या सेम लेंथ में या सेम वॉल्यूम में हर इक्वल पार्ट में चार्ज की जो क्वांटिटी है वो क्या हो? इक्वल हो। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसे हम लोग बॉडी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी बॉडी में चार्ज 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर एक डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 डायमेंशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, 2 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तीनों डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर 1 डायमेंशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 2 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसको बोलेंगे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इस बात को क्या बोलेंगे?
वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो अगर चार्ज एक डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसे क्या कहा जाएगा? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। दो डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहने की एरिया कवर कर रहा है, किसी सरफेस पर किसी एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसे बोलेंगे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 3 डायमेंशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक नया टर्म लेकर आते हैं जिसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। ओके, क्या बोलेंगे भाई? चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या है? अब चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप की होगी, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो एक एक बात कर ले रहे हैं हम लोग। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं पहले। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? अगर कोई एक ऐसी बॉडी है जिसमें लंबाई है, लेंथ, जैसे वायर हो गया, वायर में लेंथ होती है, अगर वायर के लेंथ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से बॉडी क्या है? चार्ज है, आवेशित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो इस पूरी बॉडी में, अभी यार ये बहुत लंबा है, वायर कैसा होता है? बहुत लंबा होता है, पूरे वायर के लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके पूरे लेंथ पर हम चार्ज को नहीं बता सकते कि कितना चार्ज इस पर है। यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक नया टर्म हम लोग लेकर आते हैं जिसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। और कौन सी चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा लंबाई लेंगे, थोड़ी सी लेंथ लेंगे, लेट इसकी ये लेंथ L है और इस L लेंथ में कुछ चार्ज है। कितना चार्ज है? Q चार्ज। L लेंथ में अगर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो इसके यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा, अगर L लेंथ में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा? Q/L। और किसी वायर की यूनिट लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/L। ओके, इसकी यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी इसकी कूलाम पर मीटर। राइट, यूनिट क्या होगी? कूलाम पर मीटर। बस ये क्या है? ये है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऊपर थोड़ा सा इरेज करेंगे और ऊपर हम लोग लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसमें एक केस देख ले रहे हैं हम लोग कि मान लो एक ऐसे है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सर्कल है। ओके, कुछ चार्ज है जो सर्कल पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। सर्कल पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितना है? लेट Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी है? लेट अब मान लो R, रेडियस R है। तो अगर पूरे सर्कमफेरेंस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है? पहले तो बताओ चार्ज डेंसिटी कौन सी है? लीनियर है, सरफेस है, वॉल्यूम है? यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है? क्या सर्कल में या रिंग पर? क्या सर्कल या रिंग में सरफेस होता है? नहीं। ये कैसी ज्योमेट्री है तो 2 डायमेंशन, लेकिन इसके सर्कमफेरेंस पर डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम इसको यहाँ से कट करें तो ये एक वायर की तरह आपको मिलेगा जिसकी लेंथ क्या होगी? 2πr, सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी। तो 2πr लेंथ पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा? Q/2πr। ये क्या होगा? एक सर्कल या एक रिंग पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसके लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को इस तरह से डिफाइन करेंगे और कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू Q/2πr होगा। आप लोग बेहतर समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलते हैं हम लोग आगे और लिखेंगे अगली चार्ज डेंसिटी नोट करने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अगली चार्ज डेंसिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर बात ये है मेरे दोस्त कि अगर एक मान लो सरफेस है, ओके, ऐसे कोई रैंडम सरफेस ले लो, एक सरफेस है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक सरफेस है जिस पर क्या है? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और सरफेस का एरिया आपको पता है कितना है?
टोटल सरफेस एरिया ए है, तो अगर ए सरफेस एरिया पर टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो टर्म होगा वो क्या होगा, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन ए होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया। यूनिट सरफेस एरिया पर जो चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट क्या होगी इसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा की यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। अब इसमें भी एक स्पेशल केस देखते हैं। लेट की एक स्फेयर है, क्या है ये, एक स्फेयर है। अब की बार ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, और स्फेयर के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कहाँ पर, स्फेयर के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कितना, टोटल क्यू चार्ज है जो स्फेयर के सरफेस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस की स्फेयर पर, स्फेयर के सरफेस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और आपसे पूछा जाए कि इस स्फेयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो स्फेयर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो किसी स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द स्फेयर। एक स्फेयर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक गोले के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। और तीसरी बात, तीसरी चार्ज डेंसिटी हम लोग पढ़ ले रहे हैं, लास्ट मिटा रहे इसको। तीसरी चार्ज डेंसिटी है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये टर्म कब इंट्रोड्यूस होगा, इस टर्म की बात हमें करनी चाहिए जब कोई चार्ज स्पेस में, कोई चार्ज स्पेस में, कोई एक बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, और इस बॉडी के वॉल्यूम में चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। राइट, ये बॉडी कैसी है, एक 3D बॉडी है भाई, और इसके वॉल्यूम में चार्ज क्या है, इसके पूरे आयतन में चार्ज क्या है, वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मान लो कि इसका अगर 3D में ये बॉडी है तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कितना है, V है। V वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है टोटल, इसके अंदर टोटल Q चार्ज है, मान रहे हैं, एज्यूम कर लिया टोटल Q चार्ज इसके V वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो यूनिट, अगर V वॉल्यूम में Q चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, Q अपॉन V। और यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसे किससे, ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो Q अपॉन V ये क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन V होगी। यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट, फॉर्मूले से यूनिट हम लोग बताते हैं। यूनिट क्या होगा, कूलाम, कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होगा। इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं। एक स्फेयर है और स्फेयर की रेडियस कितनी है, R है। स्फेयर की रेडियस कैपिटल R है और इसके पूरे अंदर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे वॉल्यूम में, लेट Q। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी यहाँ पर, रो इक्वल्स टू, आपने पढ़ा Q अपॉन V होती है। अब यहाँ पर चार्ज तो इसके अंदर Q है, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना होता है, किसी स्फेयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये टर्म क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और एक स्फेयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब होता है। आप लोग समझ गए। ओके, यस, तो हम लोग फिनिश कर रहे हैं ये टॉपिक। कूलाम से लॉ हम लोगों ने फिनिश कर लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक आप लोग इस टॉपिक का अच्छे से नोट्स बनाइए और
रिवीजन कीजिए वीडियो से बार बार। जो समझ में नहीं आता है उसके लिए आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में आप बात कर सकते हैं। और अगर ज़रूरी समझो तो आप लोग लाइव क्लास करने भी आ सकते हैं, जहाँ पर आप अगर इंटरेस्ट होगा तो आप बताइएगा, आपको एड्रेस दिया जाएगा, आप लाइव क्लास में यहाँ पर डाउट सेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बस बच्चों, ये चैप्टर हम लोग का, ये टॉपिक हम लोग का, चैप्टर नहीं खत्म हो रहा है, टॉपिक कंप्लीट हो रही है, कूलॉम्स लॉ हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे, बस इस भरोसे के साथ कि हमें पूरा का पूरा फिजिक्स, पूरी की पूरी केमिस्ट्री और पूरा मैथ कवर करना है, कंप्लीट करना है, जल्द से जल्द आपको देना है और आपको इसका लाभ मिले, इसका फ़ायदा मिले, इसका लाभ उठाते रहिए। बस इन्हीं बातों के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वेलकम, थैंक यू।